Well, there was a time when Hrithik Roshan gave two big hits in the year 2019. बट वहीं दूसरी तरफ थे शाहरुख खान, जिनकी फिल्में पोस्ट हैप्पी न्यू ईयर फिल्म सिर्फ और सिर्फ नीचे आती जा रही थी। भले उसके बाद उन्होंने कितनी सारी फिल्में या फिर कितनी अलग अलग जॉनर की फिल्में की, एवरी फिल्म ईदर टर्न्ड आउट टू बी एवरेज, सेमी हिट, फ्लॉप और डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस। और जैसा कई लोग कह रहे थे कि आफ्टर जीरो एसआरके's करियर इज फॉरएवर ओवर एंड इंडस्ट्री में बच गए बस कुछ गिने चुने स्टार्स लाइक सलमान खान, आमिर खान एंड ऋतिक रोशन। बट फिर क्या हुआ, आया कोविड एंड कोविड के बाद जब शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हुई, इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लॉकबस्टर, देन जवान अगेन अ ब्लॉकबस्टर एंड देन डंकी आ सुपर हिट एट द बॉक्स ऑफिस। बट वहीं दूसरी तरफ आई ऋतिक रोशन की 3 फिल्में। पहली हुई विक्रम वेदा विच वॉज अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस डिस्पाइट कि वो फिल्म कितनी अच्छी फिल्म थी। फिर उसके बाद आई फाइटर, से उम्मीद तो बहुत ज्यादा लगाई गई थी, बट इवन फाइटर टर्न्ड आउट टू बी एन एवरेज फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस। एंड अभी आई उनकी रिसेंट फिल्म वॉर 2, जिसके साथ क्या हुआ ये हम सबको पता है। पर फिर भी आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ एसआरके whose career was on the brink of death suddenly revived in the year 2023। बट वहीं ऋतिक रोशन के करियर का ग्राफ केवल और केवल नीचे जाता जा रहा है। बट why this happened? लेट्स डिस्कस दिस इन टुडेज वीडियो। देखो, वो साल था 2017 जब शाहरुख खान, ऋतिक रोशन दोनों की मूवी एक ही डेट पे क्लैश हुई थी एंड उन दोनों मूवीज का नाम था रईस एंड काबिल। यहाँ पर इस अनाउंसमेंट के बाद की ये दोनों फिल्में एक ही डेट पे रिलीज होगी, द फैन वॉर्स बिटवीन फैंस ऑफ बोथ ऑफ दी स्टार्स वेंट इनटू फुल रेज, जिसके बाद इनका फैंडम फॉर एवर एंड एवर डिवाइड हो गया। बट अगर इस बारे में बात करने जाए तो ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इस पार्टिकुलर टॉपिक को मैं किसी कंट्रोवर्सी या फिर बॉलीवुड की इंटरनल राइवलरी ऐसे किसी टॉपिक के लिए बचा के रखूंगा। अभी हम आते हैं उस टॉपिक पे जिसके बारे में मैं इस वीडियो को डेडिकेट करना चाहता हूँ, दैट व्हाट द फक वेंट रॉन्ग विद ऋतिक रोशन व्हाइल शाहरुख खान सक्सीडेड आफ्टर कोविड। एक टाइम हुआ करता था जब शाहरुख खान के फैंस शाहरुख खान के कमबैक के लिए हर दिन तरस रहे थे। बस वो चाहते थे कि किसी भी तरह शाहरुख खान की अगली फिल्म से उनका कमबैक हो जाए, किसी भी तरह। और मे बी इसी आस में शाहरुख खान भी लगे हुए थे, जहाँ पर वो बैक टू बैक फिल्म तो दिए जा रहे थे। जैसे बात हो गई हैप्पी न्यू ईयर, दिल वाले, फैन, जब हैरी मेट सेजल, डियर जिंदगी, रईस, जीरो और ना जाने क्या क्या। लेकिन उनकी हर नई फिल्म के साथ उनके फैंस और पब्लिक का जो भरोसा था ना, वो टूटते हुए जा रहा था। क्योंकि जहाँ पर एक तरफ सलमान खान और आमिर खान बैक टू बैक 300 करोड़ वाली फिल्में डिलीवर करते हुए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान 200 करोड़ का भी मार्क टच नहीं कर पा रहे थे। और धीरे धीरे तो मीडिया में भी ये खबर उड़ने लगी कि मे बी दिस इज द एंड ऑफ शाहरुख खान, क्योंकि अब उनकी आंखों में ना केवल और केवल थकावट दिखती है। और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखकर ये पता चल भी रहा है कि वो कमबैक के लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट है। बट क्या सच में ये जो डेस्परेशन वाली बात है वो शाहरुख खान के केस में लाजमी है? अगर मुझसे पूछो तो नहीं, क्योंकि अगर उन्हें कमबैक करना होता ना तो वो सीधा सीधा एक प्योर एक्शन मास एंटरटेनर की तरफ कूदते, ना कि डियर जिंदगी, जब हैरी मेट सेजल, जीरो फैन की तरह एक्सपेरिमेंटल या फिर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑडियंस की तरफ रुख करने वाली फिल्मों की तरफ वो अपना खुद का रुख करते। बट जब ये सारी चीज़ें काम नहीं करी तो उन्होंने एक रूट अपनाया। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी कोई भी फिल्म अनाउंस नहीं करी। भले न्यूज़ में नए नए रूमर्स उड़ते थे कि वो अब इस फिल्म में काम कर रहे हैं, वो अब उस फिल्म में काम कर रहे हैं, बट कंफर्म कभी नहीं हुआ कि वो अगली फिल्म कौन सी करने जा रहे हैं। हाँ, भले उन्होंने खुद को पूरी तरीके से गायब नहीं किया, वो मीडिया और इंटरव्यूज में तो दिखते ही थे, बट फिल्मों से उन्होंने अपना रास्ता काफ़ी ज़्यादा दूर कर लिया। और इसी चीज़ के चलते जो ऑडियंस है ना, उनमें शाहरुख खान की फिल्म की जो क्रेविंग है ना, वो बढ़ने लगी। जहाँ पर वो भी बोल रहे थे कि अब कम से कम एक फिल्म तो अनाउंस कर दो। कि इसी के बीच लगा लॉकडाउन, और इसके बाद वापस से जब सलमान खान की फिल्में रिलीज हो रही थी, अक्षय कुमार की फिल्में रिलीज हो रही थी, आमिर खान की भी फिल्में रिलीज हो रही थी, लेकिन शाहरुख खान की फिल्मों का नामो निशान नहीं था। और ये जो फिल्मों से अपना रास्ता दूर करने वाली बात थी ना, वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में ही काम कर रही थी, क्योंकि ऑडियंस अब डेस्परेट होने लगी थी उनके कमबैक के लिए। और फिर काफ़ी सालों बाद उन्होंने फाइनली अनाउंस की यश राज प्रोडक्शन के साथ अपनी अगली फिल्म पठान, एंड प्योर एक्शन एंटरटेनर फिल्म, जहां पर अगेन ये फिल्म का अनाउंसमेंट उस वक्त हुआ जब बॉयकॉट ग्रुप अपने जोरों शोरों पे था। तो उम्मीद तो यही थी कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। बट एक तरफ जहां पर बॉयकॉट ग्रुप पूरे दिलो जान से काम कर रहा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए, वहीं दूसरी तरफ जो न्यूट्रल ऑडियंस भी थी ना, वो भी अब इस फिल्म के सपोर्ट में उतर गई थी। और इसलिए जब पठान फाइनली जाकर 25 जनवरी 2023 में थिएटर में आई, तो इस फिल्म की ओपनिंग ने, इस फिल्म के ओवरऑल बिजनेस ने और इस फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन ने वापस से शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस पे एस्टैब्लिश कर दिया।
हाँ, मैं मानता हूँ कि लोगों के अपने अपने ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर, जहाँ पे बहुत लोग इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा भद्दी फिल्म भी बताते हैं, ओवररेटेड फिल्म भी बताते हैं। लेकिन ये एक वैसी फिल्म थी जिसके लिए शाहरुख खान फैंस और न्यूट्रल ऑडियंस भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, और इसलिए ये फिल्म जब थिएटर में आई तो इसने वो कमाल कर दिखाया जिसके लिए शाहरुख खान सालों से मेहनत कर रहे थे। फिर इसके बाद इसी साल उनकी अगली फिल्म आई सितंबर में, जवान, जिसने पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। फिर चाहे वो ओवरसीज़ की बात हो, चाहे वो डोमेस्टिक कलेक्शन की बात हो, एंड इन दो एक्शन फिल्मों के बाद उन्होंने की डंकी, जो कि उतनी बड़ी हिट तो साबित नहीं हुई, बट यस इट वाज द क्लीन हिट एट द बॉक्स ऑफिस। जहां पर अगर देखो तो बहुत लोग इस फिल्म को फ्लॉप बताने की कोशिश दिन पर करते रहते हैं, बट अगर इस फिल्म के बजट और इस फिल्म के कलेक्शन की तरफ अगर आप गौर से भी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यस इट वाज अ क्लीन हिट और सुपर हिट एट द बॉक्स ऑफिस। बस ये राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान के कॉम्बो के अकॉर्डिंग कलेक्शन नहीं कर पाई थी, इसके चलते बहुत सारे लोग इस फिल्म से डिसअपॉइंटेड हुए थे। बट कोई बात नहीं, अब हम आते हैं ऋतिक रोशन पर। तो वॉर 2 के रिलीज होने से पहले ना मैंने ऋतिक रोशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे वॉर 2 और उनकी आने वाली अगली कुछ फिल्में हैं ना, जैसे क्रिश 4 एंड हुम्बाले फिल्म के साथ उनकी जो फिल्में आने वाली है उसके बाद वो भी पैन इंडिया में रूल करते हुए दिखने वाले हैं। बट इस चीज़ की जो उम्मीद थी ना, जिसकी सबसे बड़ी कंटेंडर थी वॉर 2 मूवी, वो बॉक्स ऑफिस पे टोटली फ्लैट हो चुकी है। और अब ये कह पाना मुश्किल है कि वॉर 2 के बाद यश राज प्रोडक्शन ऋतिक रोशन की अगली मूवी जो होने वाली थी ना, जिसे वो फाइनेंस करे थे क्रिश 4, उसे वो अभी भी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। और इस चीज़ का कारण ये है ना कि वॉर 2 की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी है। हाँ, भले मैं मानता हूँ कि हिंदी मार्केट में उसकी परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं है, लेकिन जब हम तेलुगु मार्केट में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज भी नहीं, बहुत ही डिजास्टर रिजल्ट, जहाँ पर डे 5 को 1 करोड़ और उसके बाद जो कलेक्शन देखने को मिली आगे आने वाले दिनों में वो केवल और केवल डिक्रीज हुई है। इवन ट्यूसडे को भी, जहाँ पर बहुत सारी फिल्में अपने कलेक्शन में लाइक उछाल लाती है, क्योंकि उस दिन स्पेशल ऑफर भी चलते हैं जिसके चलते फिल्में अच्छा कलेक्शन करती है, लेकिन उस दिन भी इस फिल्म ने कलेक्शन में एक डिक्रीज देखा। एंड नाउ ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ऋतिक रोशन इज गोना रूल पैन इंडिया इन दी अपकमिंग ईयर्स। और देखो इसी तरह जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो अगेन से यश राज प्रोडक्शन ही है, क्योंकि उनके पास वो सारी रिसोर्सेज थे, सारी की सारी कैपेबिलिटीज थी कि वो एक बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बना सकते थे वॉर 2, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अब देखो क्रिश 4 के साथ क्या होता है, जहाँ पर एज ए डायरेक्टर ऋतिक रोशन ही आने वाले हैं और उन्होंने इससे पहले कोई मूवी तो डायरेक्ट नहीं की है। एंड क्रिश 4 इज़ अ ह्यूज फिल्म, मतलब वो जिस फ्रेंचाइज से आती है ना, वो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो फ्रेंचाइज में सबसे टॉप पर है। तो अगर वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं तो इस चीज़ के बहुत हाई चांसेस है ना कि हमें मे बी उस चीज़ में चाहे तो बहुत ज़्यादा इम्पेकेबल प्रोडक्ट देखने को मिले, या फिर एक इमेच्योर डायरेक्शन स्टाइल में देखने को मिलेगी। अब देखो साल 2023 में जब शाहरुख खान की पठान आई थी ना, तो उस फिल्म ने 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। फिर उसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म जवान ने भी 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, और उसके बाद पुष्पा ने भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन करके दिखाया था। एंड सेम गोज विद कल्कि एंड इवन एनिमल। और जब इतने सारे कलेक्शन, मतलब इतने ह्यूज कलेक्शन नए नए सुपरस्टार्स भी निकाल रहे थे जैसे रणबीर कपूर, तो उसके बाद इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ना ये तो आम सी बात हो गई थी। एंड ये बात बोली जा सकती है कि हाँ, अगर आज के टाइम पे किसी स्टार को रेलेवेंट रहना है तो अपने एक्टिंग के साथ साथ उन्हें इस बात को भी प्रूव करना होगा कि उनके पास बॉक्स ऑफिस फुल भी है। बट ऋतिक रोशन की पिछली कई मूवीज को देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जैसे फाइटर को देख लो, या फिर आप विक्रम वेदा को देख लो। हाँ, मैं मानता हूँ कि फाइटर का कलेक्शन काफ़ी अच्छा तो था, लेकिन जिस तरह का कलेक्शन उस फिल्म से उम्मीद की जा रही थी ना, उस फिल्म ने उस कलेक्शन के आसपास भी पैसे नहीं कमाए। एंड विक्रम वेदा के साथ हम जानते हैं कि वो फिल्म एक अच्छी फिल्म थी, इवन दो इट वॉज अ रीमेक, लेकिन उस फिल्म ने भी फ्लॉप का टैग लिया एट दी बॉक्स ऑफिस। एंड अब ये देखना बड़ी कमाल की बात होगी कि आगे चल के ऋतिक रोशन क्रिश 4 के साथ और उनके आगे आने वाली फिल्में हुम्बाले फिल्म के साथ जो वो बना रहे हैं, उनका मार्केट में किस तरीके का रीच रहने वाला है। जैसे आज के टाइम पे हम जानते हैं कि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो ही चुका है, जहाँ पे एक टाइम पे केवल साउथ इंडियन स्टार्स अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में कम्पिटिट किया करते थे और बॉलीवुड के एक्टर्स आपस में कम्पिटिट किया करते थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें बदल चुकी है। पूरे इंडिया सिनेमा की जो डायनामिक्स है ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब ये कंपटीशन केवल बॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड का नहीं रहा, या फिर साउथ इंडस्ट्री में जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज है उनके बीच में नहीं रहा। ये पैन इंडिया लेवल पे जा चुका है, और इस चीज़ को आने वाले हर साल में साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ से नई नई मूवीज़ चैलेंज कर रही है। और अगर हम टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ ऑफ इंडिया में देखें ऑफ ऑल टाइम, तो
तो हमें कुछ इस तरीके की मूवीज़ देखने को मिलेंगी ना, जिनमें बॉलीवुड मूवीज़ तो है, लेकिन उनसे ज़्यादा साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की तेलुगु, कन्नड़, ये सारी इंडस्ट्रीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। तो अगेन से मैं उसी स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहूँगा कि द कॉम्पिटिशन हैज़ गॉन टू अ सीवियर लेवल, और इसलिए अगर सर्वाइव करना है, खुद को सुपरस्टार बनाए रखना है, तो आज के टाइम पे सिर्फ 2 ही तरीके की फिल्म वर्क कर रही है, इधर किसी फ्रेंचाइज से रिलेटेड फिल्म या फिर दूसरी एक हार्डकोर एक्शन फिल्म। बट अगर देखा जाए तो वॉर 2 के पास वो दोनों चीज़ें थी। वो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड यूनिवर्स का भी पार्ट थी, या फिर अगर यूनिवर्स वाले पार्ट को हटा भी दिया जाए तो भी वो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश फ्रेंचाइज का पार्ट थी, और दूसरी वो एक हार्डकोर एक्शन फिल्म भी थी। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स के होते हुए भी वो फिल्म ना तो ऑडियंस को उस तरीके से इंप्रेस कर पाई जिस तरीके से वॉर 1 ने किया था, और ना ही क्रिटिक्स को भी वो ऐसा एक्सपीरियंस दे पाई जिसे देखकर वो कहे कि हाँ, ये फिल्म एक एक्शन फिल्म के तौर पे इंडियन सिनेमा को बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। सो एट द एंड यही बोलना ही सही रहेगा कि ऋतिक रोशन का करियर अब कम से कम एक ऐसे फेज पे पहुंच चुका है ना, जहां पर क्रिश 4 चाहे तो उनके करियर को बहुत ऊपर ले जाएगी, या फिर विद क्रिश 4 हिज करियर विल बी रूइंड फॉर ऑलवेज। और देखो, ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने के बाद कई लोग ये भी हो सकते हैं ना कि ऋतिक रोशन कोई आएगा सुपरस्टार तो है नहीं, जिनकी स्टारडम एक फिल्म से शुरू हो और एक फिल्म से खत्म हो। और देखो, मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ, लेकिन अब बात यह है कि कोई एक फिल्म सच में आपके करियर को बिगाड़ सकती है या फिर बना सकती है। ये वक्त प्री कोविड का नहीं रहा है, जहाँ पर लोग ज़्यादातर थिएटर में ही जाते थे फिल्में देखने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में जैसे हम जानते हैं कि मल्टीपल स्ट्रीमिंग साइट्स आने के चलते जो क्वालिटी ऑफ फिल्म्स है या फिर जो सिनेमा है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मतलब कई ऑडियंस ये चाहती है कि कोई भी फिल्म 1 महीने या 45 दिन के बाद OTT पर तो आ ही जाएगी, तो वो घर के कंफर्ट में बैठ के उन सारी फिल्मों को देख सकते हैं, तो क्यों जाके थिएटर में देखें, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। और इसी सब के बीच अगर कोई ऐसा सुपरस्टार हो जो एक टाइम पे पूरी इंडस्ट्री में डोमिनेट किया करता था, अगर उसकी भी इमेज इसी तरह की बन गई है कि अब ऑडियंस वेट करती है कि रहने दो, OTT पे आ जाएगी तभी हम वो फिल्म देख लेंगे, अभी उस चीज़ की कोई ज़रूरत है नहीं, तो वो चीज़ देखने में और वो चीज़ समझने में बहुत डेंजरस है। क्योंकि देखो, आज का वक्त ऐसा है ना कि अगर आपको ऑडियंस को खींच कर थिएटर में लाना है तो आपको एक होलसम एंटरटेनमेंट पैकेज देना होगा। मतलब आज की ऑडियंस ऐसी है जिन्हें बिटर ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं होता है। जैसे धड़क 2 अभी हाल में रिलीज हुई थी, लेकिन उस फिल्म ने उस तरीके का कलेक्शन नहीं निकाला जितना वो फिल्म डिजर्व करती थी। बट ऑन द अदर हैंड स्त्री 2 जैसी फिल्में, या फिर हम कह सकते हैं भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन, ऐसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा कलेक्शन निकाला था। इवन दो वो फिल्में कोई पीस ऑफ आर्ट या फिर कोई बहुत बेहतरीन फिल्म नहीं थी, बट स्टिल दोज फिल्म वर एबल टू एंटरटेन दी ऑडियंस, और इसी वजह से जो मासेस थी वो इन फिल्मों को कोई ना कोई कारण के चलते देखने के लिए गई थी। बट वॉर 2 के साथ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इवन दो वो इंडिपेंडेंस डे के अराउंड रिलीज हुई थी, लेकिन ये फॉर श्योर कहा जा सकता है कि ये फिल्म 200 करोड़ का भी कलेक्शन हिंदी बेल्ट से नहीं निकाल पाएगी। एंड विद दिस फिल्म द डाउनफॉल ऑफ ऋतिक रोशन हैज बिगन। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इसी वीडियो में बताया कि उनकी जो फाइटर फिल्म थी और उनकी जो विक्रम वेदा फिल्म थी, उन्होंने भी बहुत इम्पेकेबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं निकाला था। बट उन फिल्मों को हम उस तरीके से कंसिडर नहीं कर सकते ऋतिक रोशन की फिल्मोग्राफी में जिस तरीके से हम वॉर 2 को करते हैं, क्योंकि वॉर 2 के पास अगेंस्ट मैं बता रहा हूँ सारे रिसोर्सेज थे जो इस फिल्म को इस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बना सकती थी, बट फिर भी वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। अब हम आते हैं सलमान खान की तरफ। देखो, शाहरुख खान और सलमान खान, इन दोनों के बैड फेज में ना एक चीज कॉमन थी कि वो उस तरीके की फिल्में नहीं कर रहे थे जो ऑडियंस उनसे चाह रही थी। जहां पर शाहरुख खान ने, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक्सपेरिमेंटल फिल्मों की तरफ ज्यादा उन्होंने रुख किया था, और सलमान खान उनके बारे में क्या ही कहा जाए। उनकी सारी फिल्में पोस्ट भारत, जितनी भी फिल्मों में उन्होंने काम किया है ना, उन सब में उनकी एक्टिंग थकी हारी लग रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सलमान खान बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्टर नहीं है, बट सलमान खान अपनी फिल्म में सलमान खान के ही रोल को प्ले करते हैं। वो उनका जो यूजुअल पब्लिक से इंटरेक्ट करने का तरीका होता है ना, उन्हें ही वो अपनी फिल्मों में भी रेप्लिकेट किया करते हैं। लेकिन जो पहले की फिल्मों में उनकी जो एनर्जी दिखती थी ना, वो अलग थी, और अब जिस तरीके की एनर्जी उनकी आपकी फिल्मों में दिख रही है ना, वो टोटली अलग है, पोलर अपोजिट। और इसलिए उनकी फिल्मों में उनकी एक्टिंग नहीं, उनकी थकावट नजर आती है। मतलब हाँ, सच में यही लगता है कि वो बिग बॉस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और उनकी जो पर्सनैलिटी बन गई ना बिग बॉस को होस्ट करते करते, उसी सेम पर्सनैलिटी को वो फिल्मों में भी निभा रहे हैं। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो वो भले एसएस राजामौली के साथ भी क्यों ना कोलैब कर ले, उनका कमबैक कोई भी नहीं करवा सकता है, अनटिल एंड अनलेस सलमान खान खुद इस बात को चाहे।
और इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सलमान खान का जो स्टारडम है वो बॉलीवुड में किसी भी एक्टर से बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर उनकी फिल्में जैसे रेस 3, किसी का भाई किसी की जान, ये सारी फिल्में भी इस तरीके का कलेक्शन निकाल सकती है अगर, तो इससे तो साफ और साफ यही बात जाहिर हो रही है कि उनका स्टारडम और सारे एक्टर से काफ़ी ज़्यादा है। बस उन्हें ज़रूरत थी एक अच्छी स्क्रिप्ट की। लेकिन अब उनकी आगे की आने वाली फिल्मों से भी देख कर यही लग रहा है कि वो इस बात को अभी भी सीरियसली नहीं लेना चाह रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गया है कि मेरी कोई भी फिल्म आएगी 200-300 करोड़ तो कमा ही लेगी, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए ही नहीं और उससे ज़्यादा मैं मेहनत भी नहीं करना चाहता। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने खुद सिकंदर के प्रेरणा के इवेंट के लॉन्च पर ये बात कही थी। It's the love of the people and पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो 100 तो पार करा ही देते हैं। अब अगर एक एक्टर खुद इस बात को मान चुका है कि चल ना यार कोई बात नहीं, कैसे भी फिल्म करूंगा इतना तो कमा ही लेगी फिल्म, तो क्यों ही वो एक्टर अपने बार को क्रॉस करेगा और ऑडियंस को वो देगा जो ऑडियंस चाह रही है। क्यों ही, आखिर ऑडियंस भी तो यहाँ पर वही कर रही है जो सलमान खान चाहते हैं। मतलब किसी भी तरीके की फिल्मों को वो जाकर देख ही ले रहे हैं सलमान खान की। वो ना तो डायरेक्टर की बात सुनते हैं, ना वो रीटेक्स में मानते हैं, और ना ही वो अपनी पब्लिक अपेयरेंस को थोड़ी छुपाने वाली बात पे यकीन करते हैं। और यही हर चीज़ शाहरुख खान ने की थी। वो रीटेक्स पे भी मानते हैं। अगर कोई सीन डायरेक्टर या इवन उनके सपोर्टिंग एक्टर्स के लाइक एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी नहीं है ना, तो वो उस चीज़ को रीशूट करवाते हैं, जैसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस इंटरव्यू में कहा था। और सबसे बड़ी बात, वो डायरेक्टर की बात सुनते हैं, क्योंकि डायरेक्टर भी एक तरीके से ऑडियंस ही है। जो चीज़ हम बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं वो चीज़ वो अपने सामने अपने मॉनिटर पे देखता है कि अगर इस सीन को इस तरीके से फिल्माया जाए तो वो किस तरीके से ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाएगा या फिर ना कर पाएगा। और इसलिए उनकी फिल्में भले कैसी भी हो, ही ऑलवेज लिसन्स टू दी डायरेक्टर्स। और उसके बाद होता है अपना पब्लिक अपीयरेंस ऑलमोस्ट गायब कर देना। मतलब उतना ही दिखो जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। लेट द ऑडियंस क्रेव फॉर योर अटेंशन, लेट द ऑडियंस क्रेव फॉर योर ऑन स्क्रीन पर्सोना। ऑडियंस को तब तक तड़पाओ जब तक वो आपकी अगली फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा पागल ना हो जाए, हर कोई आपकी अगली फिल्म के लिए बात ना करने लगे। एंड दिस इज वॉट एग्जैक्टली SRK डज। आप खुद ही देख लो, डंकी के बाद वो कितनी ही ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस में नजर आए हैं। हम सब जानते हैं कि उनकी अगली फिल्म है वो है किंग, लेकिन उसकी भी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ रूमर्स उड़ते रहते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म 2027 तक जाकर रिलीज होगी, क्योंकि अभी तक इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई है। और एक सुपरस्टार ऐसे ही वर्क करता है, बट पता नहीं सलमान खान इस बात को सीरियस कब लेंगे। देखो यार, ऐसा भी नहीं है कि सलमान खान को वैसी फिल्मों में आना चाहिए जहां पर उनके साथ कोई एक्ट्रेस होनी ही चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्में ऑडियंस सिर्फ उनके लिए देखनी चाहती है, ना कि उनके साथ कौन सी एक्ट्रेस काम कर रही है उसके लिए। इसलिए अगर वो आदित्य धर जिन्होंने उरी बनाई थी, अगर उन जैसे डायरेक्टर के साथ में अगर वो काम करे ना, और एक बार, बस एक बार डायरेक्टर के अकॉर्डिंग वो अपनी फिल्म में काम करें, बस एक बार, देन बॉक्स ऑफिस पे सुनामी लाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो फिर भी चलो, ये तो मेरा अपना ओपिनियन है सलमान खान के स्टारडम को लेकर, और क्यों उनकी फिल्में डिस्पाइट अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने के बावजूद भी नहीं चल रही है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है, अभी कमेंट करके जरूर से बताइए कि क्यों सलमान खान की फिल्में अभी नहीं चल रही है। क्या उसके लिए केवल वही जिम्मेदार है, या फिर डायरेक्टर जिम्मेदार है, या फिर इन सबसे भी अलग कोई और बात है? जो भी है आपके दिमाग में, आपके मन में, आप उसे कमेंट करके जरूर से बताइए। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।